नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। चर्चा परिचर्चा चल रही है यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमने कितने 20 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले हमने 2 भाग भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने भारत में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें हमने चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854, लॉर्ड स्टैनली घोषणा पत्र 1859 में बना था, उसके बारे में। हंटर आयोग 1882, लॉर्ड कर्जन का शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव 1904 में, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 हमने पढ़ा था, ठीक है। हर्टेग समिति 1929 पढ़ा था। उसके साथ में मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई 1937, उसके बारे में, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट हो गया। फिर स्वतंत्रता के बाद हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जाने थे, सार्वभौमिक और शिक्षा के लक्ष्य जाने थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जाना था, इसकी एक अलग वीडियो भी आपको कराऊंगा, बस आपको जुड़ना है। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे उन्नीकृष्णन प्रस्ताव हमने जाना था, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ठीक है। और जो सर्व शिक्षा अभियान में जो 15 हस्तक्षेप घटक थे उनके बारे में, स्कूल चलो अभियान हमने पढ़ लिया था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमने चर्चा करा। भारत में शिक्षा का प्रशासन की क्या असमानताएं हैं, प्रवेश में क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, शिक्षा का अधिकार में जाना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है। और फिर हमने क्वेश्चन भी लगाए थे, जिसने वो 2 पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो उनको देख ले। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, हम चर्चा परिचर्चा किसके बारे में करने वाले हैं, राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 में आया था, 48 में आया था, 49 में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। चर्चा परिचर्चा करेंगे, जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा उन सभी फैक्टों को हम यहाँ करने वाले हैं। जुड़ जाना है, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949 तक, ठीक है। तो इसको राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो इसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इसके अध्यक्ष। तो इसे क्या राधा कृष्णन आयोग इसलिए कहा गया, ठीक है। और इसे विश्वविद्यालय आयोग या शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। के संबंध में सुझाव भी दिए गए हैं, आपको पता है, उन सभी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और इस आयोग में कितने 10 सदस्य थे, ठीक है। जो विश्वविद्यालय आयोग जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हो, इसमें कितने 10 सदस्य थे, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग था। इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसे क्या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था, ठीक है। क्यों इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा गया? क्योंकि इसका जो कार्य था वो क्या था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का जांच करना, उसकी संरचना का जांच करना, उसके जो तत्कालीन समस्या हैं, ठीक है, उसे प्रारंभ करने में प्रवेश संबंधी, ठीक है, शुल्क संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी, तो उसकी जांच करना और उसके लिए क्या करना, सुझाव देना, इसका काम था, ठीक है। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया। आपसे पूछ लेगा कि राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखना है, इंपोर्टेंट है, 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। और इस आयोग को 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, ठीक है। 1948, 4 नवंबर 1948 को गठन किया जाता है, 25 अगस्त 1949 ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपता है। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जाँच के विषय के बारे में इसके लिए मैंने बताया कि इसका जाँच किया इसने, ठीक है, जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा थी उसकी जाँच की, तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना और उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, शिक्षकों की नियुक्ति, वर्तमान के और सेवाओं के शर्तों के बारे में सुझाव देना, शिक्षा के माध्यम से अवधि और पाठ्यचर्या के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना और शिक्षण के लक्ष्य, इसके आप देखो शिक्षण के इसके क्या थे, लक्ष्य क्या थे, इस आयोग के क्या थे, मुख्य सिफारिशें क्या थी, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने इस कमीशन के आयोग के जो प्रमुख फैक्ट थे उनके बारे में आपको बता दिया। 4 नवंबर 1949 को गठन होता है और 25 अगस्त
1949 को अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। जांच का विषय था तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन करना था, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना था, विद्यार्थियों में क्या अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, ये सभी इसमें क्या किए गए, इन फैक्टरों को इसमें सम्मिलित किया गया। अब जानते हैं राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, इसने किस चीज़ पे जोर दिया, किस चीज़ के बारे में चर्चा परिचर्चा की। तो जो ये 1948 में, ठीक है, 1948 में जिसका गठन होता है विश्वविद्यालय आयोग, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, इसने किस चीज़ पे बल दिया, इसके सुझाव क्या थे। इसने शिक्षा के लक्ष्य, ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन पे बल दिया, ठीक है, कि बोला कि शिक्षण संकाय कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और शिक्षण के स्तर, ठीक है, जो क्या होता है स्टूडेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त कैसा होना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन पे इसने जोर दिया, पेशेवर शिक्षा हो गया, धार्मिक शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, ठीक है, मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में बात की, परीक्षाओं के बारे में इसने अपने सुझाव दिए, विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियों को, ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर देयर ऑफ एक्टिविटीज़ की उनकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, और इसने क्या वुमेन एजुकेशन के बारे में चर्चा परिचर्चा की, उस पर इसने क्या दिए, सुझाव दिए, और क्या दिया कि जो रूरल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बारे में इसने भी चर्चा परिचर्चा की। हमने क्या जाना, राधाकृष्णन आयोग गठन के बारे में जाना, 1948 में कब 4 नवंबर बताया था, और कब अगस्त को अपनी 1949 को अपनी ये रिपोर्ट कहाँ भारत सरकार को सौंपता है। इसके लक्ष्य जाने, इसके संकाय, शिक्षा के स्तर, विद्यालय का प्रशासन और वित्त, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। अब जानते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, जो विश्वविद्यालय आयोग बना जिसे आप राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, इसके एम्स क्या थे, एम्स क्या थे, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है, लोकतंत्र के लिए क्या, टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए क्या करना, प्रशिक्षित करना। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जो क्या करे, यहाँ के लोगों को, छात्रों को, व्यक्तियों को, पुरुषों को, स्त्रियों को लोकतंत्र की महत्वता को समझाए, लोकतंत्र की ओर क्या करें ना, क्या करे, प्रशिक्षित करे, ठीक है, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, ठीक है, टू ट्रेन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, आत्मविश्वास के लिए हमें क्या करना है, प्रशिक्षण देना है, वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना, वर्तमान के भी और उसके साथ साथ ही अतीत के बारे में जो बीत चुका है उसकी समझ उनमें क्या करना, विकसित करना, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक और पेशेवर कि जिन पेशे से आ रहे हैं छात्र व्यक्ति, जिन पेशे से है और उसे व्यावसायिक, ठीक है, उसके पेशे में ऐसा है कि उसकी शिक्षा को उसके कुशल से, उसके अनुभव से, उसके रुचि से, उसके व्यवसाय से, उसके पेशे से जोड़कर देखना है, ठीक है, अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे क्या कराना, परिचित कराना, ठीक है, जो उसके क्या है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके उत्थान के लिए, उसके अच्छे कार्यों के लिए, उसके विकास के लिए विद्यार्थियों को क्या कराना, परिचित कराना, ठीक है। अब दूसरा इसमें पॉइंट है शिक्षण संकाय कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या है, टीचिंग फैकल्टी है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, शिक्षण संकाय। तो आयोग के अनुसार शिक्षक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, प्रोफेसर हो गया, पाठक हो गया, व्याख्याता हो गया और प्रशिक्षक हो गया, ठीक है। आयोग ने क्या कहा कि जो टीचर, जो शिक्षकों की श्रेणियां होगी, 4 भागों में उन्हें विभाजित किया जाएगा, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्यातक और प्रशिक्षक, ठीक है। योग्यता के आधार पर ही श्रेणी के दूसरे पदोन्नति की जाए, योग्यता के आधार पर भी श्रेणी, जो जैसे प्रोफेसर होगा तो उसकी योग्यता के अनुसार प्रोफेसर के पद पे रखा जाएगा, ठीक है। पाठक हो गया, व्याख्यात हो गया, प्रशिक्षक हो गया, ठीक है, सभी की योग्यता के अनुसार उन्हें पद वितरित किया जाएगा। आयोग ने 4 श्रेणियों और शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों की सिफारिश की, और शिक्षण कार्य का सप्ताह पूछ लेता है, 18 घंटे से अधिक नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। पूछ लेगा कि विश्वविद्यालय आयोग ने क्या, जो शिक्षण संकाय में शिक्षण कार्य का सप्ताह कितना घंटा, तो सप्ताह में कितना, 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश देना चाहिए। अब क्या बोल दिया, जो शिक्षक हैं उन्हें अध्ययन काल में एक बार में 1 वर्ष में, संपूर्ण सेवा काल में कितने, 3 वर्ष का अवकाश मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। और सेवा में अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर देगी, ठीक है, सेवा में अवकाश का जो उम्र है वो 60 से कितना, 64 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अब शिक्षण के स्तर कैसे होने चाहिए, ठीक है,
इसने क्या बोला कि शिक्षण के स्तर कैसे होने चाहिए, विश्वविद्यालयों में 3000 से भी अधिक, उनमें से संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से भी अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होना चाहिए। क्या बोला कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 3000 से अधिक और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें 1500 अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में किन्हें प्रवेश देना चाहिए, जो अपनी 12 वर्ष की शिक्षा क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, 1 से लेकर 12 तक जिन्हें शिक्षा प्राप्त कर ली है वही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में क्या लेंगे, उन्हें ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 और परीक्षा को दिनों को छोड़कर। ठीक है, कार्य दिवसों की संख्या कितनी, एक साल में 180 कर दी, बाकी परीक्षा के दिन छोड़ दिए इसमें। ठीक है, उन्हें जोड़ के इसकी संख्या और अधिक हो जाएगी। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अध्ययन है उसके लिए कोई भी क्या कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होनी चाहिए। सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए। सायंकालीन कक्षाओं का क्या किया जाना चाहिए, आरंभ किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55, 40% होना चाहिए। जो क्या बोला कि परीक्षाओं का स्तर को उठाने के लिए उन्हें भी 3 भागों में, प्रथम में 70%, द्वितीय में 55% और तृतीय श्रेणी को 40% में इन्होंने क्या किया, विभाजित किया। ठीक है, चौथा देखो विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त के बारे में क्या बात की गई इस आयोग ने, तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। जो उच्च शिक्षा है इसे किस में रखा जाना चाहिए, समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। मुझे बताना जो शिक्षा है, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब किया गया, कौन सा संशोधन था। ठीक है, कौन सा संशोधन था और ईयर कौन सा था, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों की इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और क्या बोला कि शिक्षा से संबंधित नीतियों बनाने का केंद्र सरकार होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करेगी। ठीक है, शिक्षा से संबंधित नीतियाँ कौन बनाएगी, कार्य का केंद्र सरकार का होगा और उसे राज्य सरकार अपने राज्यों में क्या करेगी, लागू करेगी। ठीक है, वहीं विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान ने क्या किया, अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ये क्या कहा गया, जो विश्वविद्यालय आयोग था, राधाकृष्णन आयोग था, इसमें ये प्रशासन और वित्त के बारे में ऐसी चर्चा परिचर्चा की गई। इनके रिपोर्ट में ऐसा था। ठीक है, इनके रिपोर्ट के ये शब्द हैं। ठीक है, फैक्ट 5वां है आपके लिए, पॉइंट बोला कि विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। ठीक है, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, संरचना है, संगठन है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी संरचना क्या होनी चाहिए और संगठन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, स्नातक 3 वर्ष, ठीक है, स्नातकोत्तर 2 वर्ष और शोध न्यूनतम 2 वर्ष। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो शिक्षा है उसे 3 स्तर में, ठीक है, स्नातक 3 वर्ष का होगा, स्नातकोत्तर कितना 2 वर्ष का होगा और जो शोध होगा न्यूनतम 2 वर्ष का होगा। ठीक है, और उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। और जो उच्च शिक्षा है उसे 3 भागों में बांटा जाना चाहिए, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। तो थर्ड पॉइंट है आपके लिए, इन्होंने बोला कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विद्यालयों में क्या अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। ठीक है, जो कला है, विज्ञान है, कला वर्ग के लिए अलग, विज्ञान वर्ग के लिए अलग, और जो व्यावसायिक क्षेत्र और तकनीकी क्षेत्र में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। ठीक है, वहीं कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षक के लिए स्वतंत्र संबंध कॉलेजों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन था। अब जानते हैं हम इसमें क्या 6 पॉइंट है आपके लिए, पेशेवर शिक्षा। ठीक है, पेशेवर शिक्षा में इनने क्या क्या बातें रखी गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे 6 श्रेणियों में बांटा। जो पेशेवर शिक्षा है इसे 6 श्रेणियों में इन्होंने बांटा। उसमें पहला इन्होंने क्या बोला कि शिक्षक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, टीचर एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन होना चाहिए, कॉमर्स एजुकेशन होना चाहिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो अर्थात शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा विभाग और कानूनी शिक्षा इसमें इन्होंने शामिल किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक शिक्षा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनकी जो रिपोर्ट है उसमें धार्मिक शिक्षा के बारे में भी कहा गया था। धार्मिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों में धार्मिक कट्टरता को खत्म करना था। ठीक है, जो लोग क्या है अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखा रहे हैं, कट्टरपंथी है, उनको खत्म करना और सभी धर्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। ठीक है,
कोई भी धर्म के जो कट्टर हैं उन्हें समाप्त करना, जो धर्म के खिलाफ कट्टर थे उनको क्या करना है, समाप्त करना है, और सभी धर्मों को प्रति क्या सकारात्मक, सभी को समान नजरिए से देखना और सभी के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना। डिग्री कोर्स में प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को बुद्ध, कन्फ्यूशियस और सुकरात, यीशु, शंकर, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी आदि विश्व के प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवनी और उनके कार्यों के विषय में विद्यार्थी को बताना चाहिए। हमने देखो सुकरात के बारे में जाना, ठीक है, आपको बताया है क्योंकि आपके सिलेबस में है, प्लेटो के बारे में बताया है, हमने रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया है, ठीक है, वहीं गांधी जी के बारे में, इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में जो 20 भाग पाठ आपके पढ़ चुके हैं उसमें फिलोसफी और फिलोसफर हमने चर्चा की है। बाकी 2 भाग इससे पहले शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, तीसरा भाग हम किस में हम जान रहे हैं विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या हमारे जो महापुरुष हैं, ठीक है, उनकी जीवनी, जैसे सुकरात, यीशु हो गया, बुद्ध हो गए, ठीक है, शंकर हो गए, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में सार्वभौमिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स के तीसरे वर्ष में धर्म, दर्शन और मुख्य समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। जो तीसरा वर्ष है डिग्री का, उसमें धर्म का दर्शन, ठीक है, धार्मिक दर्शन की कैसा धर्म के प्रति आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए उसके बारे में, और उसकी समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए तीसरे वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा का माध्यम, ठीक है, मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी की बजाय क्या होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी एक भारतीय भाषा में बदल दिया जाना चाहिए, अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी एक भारतीय भाषा में बदल दिया जाना चाहिए। संघीय भाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने में की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षा का माध्यम था। नेक्स्ट फैक्ट बताया कि परीक्षाओं के बारे में, ठीक है। देखो परीक्षाओं के बारे में इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि आयोग ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया, और इस संदर्भ में ये सुझाव देते हैं 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात न होकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए, ठीक है। जो 3 वर्षीय डिग्री कोर्स है 3 वर्ष के पश्चात न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सेट तैयार किया जाना है, ठीक है। बच्चों की प्रगति, बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, किस प्रकार उनका विकास हो रहा है, कितना वो क्या कर रहे हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए उसमें देखो 3 साल में एक बार नहीं, हर साल के अंत में क्या लेनी चाहिए, परीक्षाएं लेनी चाहिए, और उसका पैटर्न वस्तुनिष्ठ, ठीक है, एमसीक्यूज होना चाहिए, ठीक है। उसका कैसा होना चाहिए, एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ, उस प्रश्नों का क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में न्यूनतम अंक प्राप्त ये 70, 55 और 40% होने चाहिए। प्रथम को 70 नंबर लाओगे तो प्रथम, ठीक है, फर्स्ट हो गया, 55 आपका सेकंड डिवीजन, और 40 आपका क्या थर्ड डिवीजन में से विभाजित किया गया। और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में रियायती अंक देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। रियायती अंक देने के लिए क्या किया गया, जो ग्रेस मार्क थे, विश्वविद्यालय में ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ग्रेस करके पास नहीं करना होगा, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियां, ठीक है। इन्हें बोला कि स्टूडेंट वेलफेयर एंड दियर एक्टिविटीज क्या रही, सभी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। क्या बोला कि जो सभी विश्वविद्यालय हैं चिकित्सा और उनमें क्या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। गरीबी विद्यालय के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से क्या कर सके, तैयार कर सके। 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए। 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए क्या कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए। और उसी के साथ साथ सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा। अब देखो विद्यालय और विश्वविद्यालय में इन्हें ना छात्रावास का भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, छात्रावास की इनके लिए रहने खाने पीने की सुविधा भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ का गठन होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन जो आजकल आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं छात्र संघ का, वो राजनीति से ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं विद्यालयों में जो छात्र संघ लड़ते हैं वो राजनीति है, न कि छात्र हित है, वो राजनीति है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ का गठन होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक
विद्यार्थी कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि छात्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित किया जा सके। विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए खेल के मैदान, व्यायामशालाओं और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वहीं सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में एनसीसी की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थियों को उसका सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए और विद्यालय उसमें छात्र उसमें अधिक से अधिक भाग ले, उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में भी कहा था, वुमन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इन्होंने बोला कि महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण आदि शामिल होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा का पाठ्यक्रम गृह प्रबंधन, ठीक है, होम साइंस हो गया, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण आदि इसमें शामिल होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छी माँ और अच्छी गृहिणी बनाना होना चाहिए। महिलाओं का शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उन्हें अच्छी माँ और अच्छी गृहिणी बनाने का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बारे में इन्होंने बताया कि ग्रामीण शिक्षा के उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए। एक ग्रामीण महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 300 से कम नहीं, 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, अब ये हमने जाना सब फैक्ट हमने जितना आपके लिए महत्वपूर्ण से छोटी वीडियो में आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन लगा के आपके लिए अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो राधाकृष्णन आयोग का प्रभाव क्या रहा। ठीक है, तो पूछा इम्पैक्ट ऑफ राधाकृष्णन कमीशन, तो 1953 में यूजीसी का गठन हुआ, पहले बताया था मैंने, और 1956 में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए इसे स्वायत्ता दर्जा दिया गया यूजीसी। ठीक है, यूजीसी का गठन 1953 में होता है लेकिन इसे स्वायत्ता दर्जा कब मिलता है? 1956 में मिलता है। 1954 में सरकार ने ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की और ग्रामीण शिक्षा का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। ठीक है, इस आयोग का सुझाव कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण में क्या स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना करना था। इस आयोग के सुझाव में क्या क्या कि अधिकांश महाविद्यालयों में 3 वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम और 2 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम और अनुसंधान के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की शुरुआत होनी चाहिए। जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, और या बीकॉम हो गया, वो 3 वर्ष का होगा। बाकी जो आपका क्या करते हो, एमएससी, एमए करते हो, वो कितना होगा? वो 2 वर्ष का होगा। ठीक है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी, ठीक है, एनसीसी और एनएसएस की शुरुआत की जानी चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के वेतन बढ़ाए गए और उनकी सेवा की स्थिति में सुधार किया गया। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में छात्र कल्याण कार्यक्रम जैसे हॉस्टल, कैंटीन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शुरू की गई, जिससे सभी छात्र अपना क्या कर सके, एक अच्छा शिक्षा का विकास कर सके। ठीक है, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी क्षेत्र, उसकी स्थिति कैसी भी हो, वो क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा सभी के लिए है। तो ये हमने क्या पढ़ा, जो 1948 में क्या, जो राधाकृष्णन कमीशन जिसे आप विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, उसके बारे में हमने परिचर्चा की। गठन होती है 1948 को और ये अपना प्रस्ताव कब, रिपोर्ट कब सरकार को सौंपती है? 1949 को सौंपती है। ठीक है, तो हमने जाना संपूर्ण इसके बारे में। हम इसके बाद हम मुदाइलर कमीशन के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो आपका क्या एलटी की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के क्या है, अभाव है। थैंक यू सो मच।